ये बात बहुत से अरसे से की जा रही थी कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट, और अब यूं लग रहा है कि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान पर भी टूट पड़ा है और ईरान से होती हुई जंग बलूचिस्तान तक आन पहुंची। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर कोऑर्डिनेटेड हमला, और इस हमले से पहले नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात और मोदी का दौरा इसराइल, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में परमाणु संकट किस तरीके से गहरा गया, परमाणु खतरा गहरा गया, इसके बाद आप जानते हैं कि अगर ऐसी किसी साइट को हिट किया गया है तो जाहिर है वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा होता है, विकिरण के फैलने का खतरा होता है, रेडिएशन के फैलने का खतरा होता है। और यहां भी वो खतरा दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनवा में न्यूक सेंटर पर हमला बोला गया था, ऐसा बता रहा है। एबटाबाद के पास काकल न्यूक सेंटर पर हमला हुआ। अफगानी सेना ने न्यूक सेंटर पर। पाकिस्तान जो सोच रहा था वो हो नहीं पाया, और जो हो गया उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। खामेनेई के खात्मे पर रासू दिखाकर यूएस की नजर में एहसान फरामोश हो चुका पाकिस्तान, ईरान को भी इस्लामिक ब्रदरहुड का सब्जबाग दिखाने में नाकाम रहा। चौतरफा गिरा पाकिस्तान। इस वक्त दुनिया के सामने धोखेबाज का मेडल गले में लटकाकर अब किस दरवाजे रहम की भीख मांगे समझ नहीं पा रहा। इस वक्त जो इस पूरे खत्ते में हो रहा है, कैसे इतने वसूख से आप लोग ये कह सकते हैं या अंदाजे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इसका अगला निशाना नहीं हो, कि इंडिया अगर इस ब्लॉक में इसराइल का और कोई जीसीसी कंट्रीज का भी एक इत्तेहादी बन चुका है और वो चाहेंगे कि इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान को कमजोर करें, पाकिस्तान को काउंटर करें, तो क्या उस वक्त ये तमाम फोर्सेस उसका साथ नहीं देंगी? कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, अगर ईरान जो कि न्यूक्लियर अपना वेपन नहीं बनाया था और उस पर एक तशवीश थी कि अपना अगर वेपन बना लेंगे तो फिर क्या होगा, तो कि पाकिस्तान के पास भी फिर न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, तो क्या अगला हदफ पाकिस्तान भी? पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रखी हुई है। अरे इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। पाकिस्तान में एक्स सर्विसेज बंद कर दी गई है। जी देखें, जैसे आपने कहा खाली इंडिया नहीं, सारे ममालिक की नज़र हमारे ऊपर है, और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है। ये जिस लोकेशन पे है, इसने एक अपना एक अहम किरदार जो है वो प्ले करना है। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त नेतन्याहू साहब के, उसके बाद नेतन्याहू साहब के पास मोदी साहब के, और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि जी यहूदियों के साथ दोस्ती या हिंदुस्तानियों के साथ दोस्ती बिल्कुल जायज़ है अगर ये आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़ है। जो पिछली जंग हुई है, मई की जंग हुई है, आप मुझे बताएं कि वो हेरॉन मिसाइल्स हेरॉन ड्रोन्स कहाँ से आए? इसराइल के जो मिलिट्री है, उनकी जो ड्रोन्स के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे थे। जो कश्मीर में हुआ है उसके अंदर जो तमाम जो पॉलिसीज़ हैं वो कौन दे रहा है? वो इजरायली दे रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो कौन दे रहे हैं? वो इजरायली दे रहे हैं। तो आपको चारों तरफ से इजरायली जो फोर्सेस हैं, जो अलायंसेस हैं, उनके ज़रिए आपके ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ वो मुतहरिक है। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ी हमारे पास क्या शवाहिद हैं? ये शवाहिद तो वो हैं जो जंग में उन्होंने हिस्सा लिया, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके ड्रोन आप पे आके गिरते रहे। हिंदुस्तान एक तरफ, इसराइल एक तरफ, अफगानिस्तान एक तरफ, इजराइल एक तरफ। तो ये तो कोई बात नहीं। ठीक कह रहे हैं, थ्रेट मौजूद है। जी नगमाना साहब, आपकी राय इस पर? देखें, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, नेतन्याहू ने भी कहा है, और बहुत पहले से ये मतलब हम तो जब से कॉलेज में पढ़ना शुरू हुआ है हमने यही सुना कि जी आहिस्ता आहिस्ता सारे मुस्लिम ममालिक की बारी आएगी। तो इसमें तो ये तो एवरीबडी नोज दैट कि उनको पाकिस्तान बहुत ज्यादा खटकता है। और अभी चंद दिनों पहले ही उन्होंने अभी, बल्कि मार्क रूबियो ने तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के अभी कहा कि हम इस पूरे खित्ते में से रेडिकल इस्लाम जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो वो तो पाकिस्तान को भी उसी लाइन में लाके खड़ा कर देते हैं। हालांकि अगर आप रेडिकल इस्लाम की बात करें तो रेडिकल जूडाइज्म भी है और रेडिकल हिंदुइज्म भी है, और जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो रेडिकल क्रिश्चियनिटी भी है। तो इसको तो हमें बिल्कुल किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान तो उनकी नजर में सबसे बड़ा जो है खटकने वाला मुल्क, खटकने वाला है। वक्त जो एक ट्रायंगल ऑफ रिप्रेशन है वो सामने है, और उसमें नंबर 1 इंडिया है जो कि अखंड भारत के ख्वाब में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है थ्रू अफगानिस्तान। दूसरा आपको देखिए कि इजराइल है जो कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में ईरान पे हमलावर है
और मुसलमानों के अंदर भी नफरत फैला रहा है ताकि वो उनको अपनी लाइन में ले। और तीसरा अमेरिका है, एट द सेम टाइम इंडिया को भी फ्री हैंड है, इजराइलीज को भी फ्री हैंड है। हम कम से कम अफगानिस्तान वाली साइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि दुश्मन का यही ख्वाब होता है कि आपको टू डायरेक्शन जो वॉर है उस सिनारियो में लेके जाए। और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आपने खुद इजराइल को सुना है कि उन्होंने कहा कि दुश्मन नंबर 1 तो ईरान है, तो 2 पाकिस्तान है। हिंदुस्तान ने वो नेक्सस डेवलप किया जो अनयूजुअल था, अननेचुरल था, कॉमन ग्राउंड नहीं थी, ना बॉर्डर मिलते थे, ना रिलीजन मिलता था, ना जुबान मिलती थी, ना अदरवाइज कोई चीज। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो था पाकिस्तान एक दुश्मन। और आप देख रहे हैं बाकी मैनिफेस्टेशन जैसी हो रही है। दुनिया में प्रॉक्सी सबसे ज्यादा कामयाबी वहीं होती है जहां पे लोगों के दरमियान और जो गवर्नमेंट में होती है या रूलर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, जुडिशरी होती है, उनके दरमियान जितना वैक्यूम ज्यादा होगा दुश्मन को पेनिट्रेट करने का उतना ही मौका मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जनरल साहब मेरे से एग्री करेंगे, हम इस कौम के हाथ में एक वेपन होते हैं। जो जिस्म होता है वो ये 25 करोड़ लोग हैं। जितने यूनाइटेड होंगे, जितने इनका रिजॉल्व ज्यादा होगा, जिनकी हौसला ज्यादा होगा, जितनी इनके डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड होगी, उतना वेपन ठीक काम करेगा। तो जितनी डिसइंटीग्रेशन होगी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है। जनरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर फ्रंट पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हर ज्यादा मैक्सिमम शायद 100% को तो मैं नहीं कह रहा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, नेशनल कॉज के ऊपर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी नजर आनी चाहिए। हर एक को अपनी गर्ज कहीं ना कहीं एंड करके ये देखना चाहिए कि ये मुल्क की सॉवरेनिटी है। तो ऑब्वियसली तो अभी केपीके में बलूचिस्तान में ज्यादा क्यों उधर हो रहा है, तो हमें एक एंगेज करना चाहिए। आखिरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करता चलूं, एक जनरल वॉटसन थे, वो वॉरबर्टन थे, जो ब्रिटिश जनरल थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, ये 1800 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे मुल्क में जब कब्जा किया था अंग्रेजों में, तो उन्होंने एक जो एफसी है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने बनाई थी और आज भी वही है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था लेट द कीपर्स ऑफ द लैंड बी द लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड, विच मीन्स जो ओनर्स हैं, इसका मतलब है जितनी ओनरशिप होगी आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेक हाई हो जाएंगी, आपकी उतने ही ज्यादा आपकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक कोई मैजिक टूल नहीं है, सिर्फ एक हमें यूनिटी ज्यादा दिखानी है, अब मुत्तहिद होकर मिलना है। हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन होती है जब हम अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है। बलूचिस्तान के अंदर जो फितनाल हिंदुस्तान है, BLA, उसकी जिस तरह से भारत सपोर्ट करता रहा, और जिस तरह से ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान का नेबरिंग प्रोविंस है, उस सूबे का और उस टेरिटरी का जिस तरह से इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रही, कुलभूषण यादव उसकी एक लिविंग एग्जाम्पल है। इस सब में ये चीज भी जेहन में रखनी होगी कि इसराइल और इंडिया की बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, बल्कि एक इसराइली थिंक टैंक है, उसने बलूचिस्तान के हवाले से ये बात वाज़ेह की है कि हमें वहां पर सपोर्ट करनी चाहिए उन आवाज़ों की जो पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ है। ये इजरायली थिंक टैंक ने खुद बात कही हुई है। और आप इस बात का भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट था, उसके बाद भी इसराइली अखबारों ने यह तज्जिया दिया कि ये इसराइल की बका के लिए भी खतरा है और आगे चल के ये मामला खतरनाक हो सकता है। मैं इस खबर को हालिया डेवलपमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक तो दोस्तों, आप लोग को यह पता ही होगा कि इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के PM की मौत हो गई है। और इसी बीच यह खबर आ रही है कि अभी अभी पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान ने न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया है, जिसके कारण वहाँ पे न्यूक्लियर लीक होने का खतरा बढ़ गया। इससे वहाँ के आम जनता को काफ़ी खतरा हो सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान के जो आम जनता है वो काफ़ी डरे हुए हैं। इसी बीच आप लोग को ये भी पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल विजिट किए थे और वहाँ पे उन्होंने इजराइल के PM से बातचीत भी की थी। इजराइल से जब प्रधानमंत्री वापस आए भारत के, तब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के जो PM थे उनका मौत हो गया। तो काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि भारत के जो PM थे वो उनसे मिलकर ही ईरान पर हमला करवाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए देखिए आगे वर्ल्ड वॉर 3 होता है या नहीं। अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट अप टू डेट इस वीडियो पे मिल जाएगी, इस चैनल पे मिल जाएगी।